नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, शिक्षण सिद्धांत के मानदंड क्या हैं? उत्तर है प्रत्येक सिद्धांत कुछ परिकल्पनाओं को जन्म देने वाला होना चाहिए। शिक्षण सिद्धांत ऐसा हो जो परिकल्पनाओं का भी निर्माण कर सके, बच्चों में प्रत्यय को बनाने की क्षमता, संबोध करने की क्षमता को भी विकसित कर सके, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक सिद्धांत का सत्यापन संभव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक सिद्धांत अपने प्रदत्तों के अनुरूप होना चाहिए। चौथा पॉइंट है सामान्यीकरण का निश्चित स्थान होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है सिद्धांत के लिए प्रदत्तों का एकत्रीकरण सरल तथा संभव होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, अधिगम से आशय क्या है? उत्तर है अधिगम हमारे प्रत्येक कार्य, चिंतन तथा अंतःक्रिया में सम्मिलित है। अधिगम में साधारण प्रत्यास्मरण से बौद्धिक योग्यताओं, संज्ञानात्मक कौशलों तथा भावात्मक मनोवृत्तियों के विकास तक सम्मिलित हैं। ये योग्यताएं नवीन अनुरूपों को प्राप्त करने के लिए एक आधार हैं तथा नवीन संरचना को भविष्य में अधिगम हेतु प्रोत्साहित करती हैं। अधिगम वह प्रविधि है जिससे व्यक्ति में अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण होता है। अधिगम जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक निरंतर होता रहता है। यह धीमी गति से अथवा द्रुत गति से हो सकता है। यह अनजाने में, अनभिज्ञता में अथवा सचेतन अवस्था में होता है। शिक्षा, अभिप्रेरण, प्रशिक्षण एवं अभ्यास द्वारा अधिगम में वृद्धि होती है तथा वांछित व्यवहार परिवर्तन संभव बन पड़ता है। देखिए दोस्तों, अधिगम किसे कहते हैं? मनुष्य के व्यवहार में जो निरंतर परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम सीखने या सिखाने की एक प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्ति में हमेशा होता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जब तक वह मृत्यु शैया पर न पहुंच जाए तब तक मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। इसी व्यवहार परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम व्यक्ति किसी से भी, कहीं से भी कुछ भी सीख सकता है। वह समाज से, कक्षा से या किसी भी व्यक्ति समुदाय से वह करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अधिगम के सिद्धांत क्या है? उत्तर है शिक्षण में यह अधिगम सिद्धांत उपयोगी सिद्ध होंगे। पहला है छात्र अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय होकर सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जो छात्र होते हैं वह सीखने की प्रक्रिया में हमेशा सक्रियता से सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है छात्रों को बहुल प्रत्यक्ष मूर्त अनुभवों की आवश्यकता है जिससे संप्रत्यय निर्माण सरल हो सके। यानी कि दोस्तों, जो छात्र हो वह प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा, मूर्त अनुभवों के द्वारा वह सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। तीसरा पॉइंट है छात्र पूर्व ज्ञान के संदर्भ में सरलता से नवीन ज्ञान जोड़कर सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जब छात्र को पूर्व ज्ञान के माध्यम से हम नवीन ज्ञान को जोड़कर सिखाते हैं तो छात्र उस बात को पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं। उनके सोचने की क्षमता में थोड़ा हम विकास कर देते हैं, इससे छात्र जल्दी सीखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण अधिगम क्रिया में संगठित और क्रियान्वयन करके सीखने में सहायक है। अगला प्रश्न आपके सामने, धमकी रहित वातावरण। उत्तर है धमकी रहित वातावरण को अंग्रेजी में नॉन ट्रेथिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कहा जाता है। इस प्रकार का वातावरण प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। कक्षा कक्ष में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। शिक्षकों को डर से सिखाने का या सकारात्मक व्यवहार करने के लिए तथा अनुशासन में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। धमकी रहित वातावरण में छात्र स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से अधिगम के लिए प्रेरित होते हैं। इसमें उनको डरा धमका कर अनुकूल व्यवहार तथा अधिगम नहीं कराया जाता है। देखिए दोस्तों, धमकी रहित वातावरण का मतलब होता है आजकल बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है जिसमें बालक को खुला छोड़ दिया जाता है। यानी कि बालक अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि अनुरूप के अनुसार वह सीखता है। धमकी रहित वातावरण का मतलब होता है जो शिक्षक होता है वह अपने विचार बालक पर नहीं थोप सकता। यानी कि बालक को डरा धमका कर वह नहीं पढ़ा सकता है। वह बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुरूप ही पढ़ाता है। यानी कि जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए, धमकी रहित वातावरण होना चाहिए। जो शिक्षक हो वह बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए वह डराने धमकाने का भी वह प्रयोग न करें।
अगला प्रश्न आपके सामने, धमकी रहित अधिगम वातावरण निर्माण के उद्देश्य क्या है? उत्तर है छात्र स्वेच्छा से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होंगे। देखिए दोस्तों, जब छात्र अपने मन से कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे तो उस कार्य को वह जल्दी सीखेंगे, जल्दी करेंगे और मन से करेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्रों के अंदर अधिगम तथा ज्ञानार्जन के लिए आंतरिक रूप से जिज्ञासा उत्पन्न हो। देखिए दोस्तों, जो किसी भी समस्या के विषय में यदि छात्र सीखता है तो उसे आंतरिक रूप से उसके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो उस समस्या को, उस जानकारी को बालक जल्दी सीखता है, जल्दी समस्या का समाधान करता है। तीसरा पॉइंट है छात्रों का अधिगम द्वारा सर्वांगीण विकास हो सके। चौथा पॉइंट है छात्र अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार अधिगम कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, जब धमकी रहित वातावरण का निर्माण नहीं होगा तब छात्र अपने योग्यता क्षमता के अनुसार जल्दी अधिगम कर सकेंगे, जल्दी सीख सकेंगे। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न आपके सामने, वीडियो डिस्क की संरचना क्या है? उत्तर है संप्रेषण के क्षेत्र में वीडियो डिस्क नवीनतम खोजों में एक है। वीडियो डिस्क एक बड़े रिकॉर्डर की भांति होता है। इसमें एक मास्टर टेप का प्रयोग किया जाता है। वीडियो डिस्क प्रणाली में वीडियो ट्रैक, वीडियो प्लेयर, एक वीडियो सेट की आवश्यकता होती है। वीडियो डिस्क पर आवाज़ सहित अथवा बिना आवाज़ के दृश्य छवियों इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा ऑप्टिकल रिकॉर्ड की जाती है। वीडियो डिस्क प्रणाली में ऑडियो के दो मार्ग होते हैं। एक हल्की प्रकाश रेखा होती है जो संचित विषय वस्तु को दृश्य श्रव्य के रूप में पुनरुत्पादित करती है। देखिए दोस्तों, जो वीडियो डिस्क होता है इसमें हम वीडियो ऑडियो दोनों को भी एक साथ रिकॉर्ड करके एक हार्ड डिस्क में हम संकलित कर लेते हैं, फिर उसको डिस्क के माध्यम से हम चलाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वीडियो टैक्स की संरचना क्या है? उत्तर है संप्रेषण की यह नवीन विधि है जो दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम को प्रभावित करती है। वीडियो टेक्स्ट में घरेलू टेलीविजन एक कंप्यूटर की भांति कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा आंकड़ों पर आधारित सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। इसके लिए वीडियो टेक्स्ट में एक रिकॉर्डर, टेलीफोन, टेलीविजन तथा एक कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो वीडियो टेक्स्ट होता है यह दूरस्थ शिक्षा लेने के लिए अधिगम को प्रभावशाली बनाता है। और दोस्तों, इसमें रिकॉर्डर, टेलीफोन, टेलीविजन तथा एक कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी से आशय क्या है? उत्तर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दो शब्द से मिलकर बना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सूचना तकनीकी मुख्य रूप से सूचनाओं से संबंधित होता है, अतः सूचना तकनीकी को जानने के पूर्व सूचना को समझना आवश्यक है। सूचना से अभिप्राय उन आंकड़ों से होता है जिन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम में लाया जाता है। आंकड़े कोई भी तथ्य, अवलोकन, अवधारणा, नाम, समय, तिथि, भार, जनसंख्या, आयु, प्रेड, अंक, प्रतिशत से संबंधित हो सकते हैं। सूचना वह आंकड़े हैं जिनका अर्थ निश्चित होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री अदा को आंकड़े कहा जाता है तथा प्रदा या उत्पादन को सूचना कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सूचना का मतलब होता है जानकारी प्राप्त होना। संप्रेषण का मतलब होता है किसी भी माध्यम से अंतःक्रिया करके हमें जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न आपके सामने, संचार संप्रेषण से आशय क्या है? उत्तर है संचार संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिटी शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य सामान्य विचारों, भावनाओं, सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है। अतः व्यक्ति द्वारा ग्रहणीय सूचनाओं, विचारों का प्रकटीकरण कर सरलतम रूप से अन्य व्यक्तियों एवं समूहों में वितरण करना संचार कहलाता है। देखिए दोस्तों, संप्रेषण का मतलब होता है अंतःक्रिया करना। अंतःक्रिया हम किससे करते हैं? या तो व्यक्ति छात्र से करता है या छात्र कंप्यूटर से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से। जब दो व्यक्ति, दो वस्तुएं आपस में अंतःक्रिया करती हैं, आपस में आदान प्रदान करती हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान, शब्दों का आदान प्रदान करती हैं, एक दूसरे को समझती हैं, तो उसे हम संप्रेषण करते हैं। इसी संप्रेषण को, जब दो व्यक्तियों के संप्रेषण को हम संचार के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से संप्रेषण करते हैं, तो उसे संचार संप्रेषण कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जब हम संप्रेषण करते हैं तो इसे संचार संप्रेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, संचार की परिभाषा दीजिए। उत्तर है एडगर डेल के अनुसार संचार विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है, रणजीत सिंह के अनुसार संप्रेषण से आशय प्रतीक एवं प्रापक के बीच संदेश को आदान प्रदान से है। यह अंतर्वैयक्तिक आदान प्रदान की प्रक्रिया है। अगला
पॉल लिगन्स के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य, उपयोग को भली भांति समझ लेता है। देखिए दोस्तों, दो विचारों, दो भावनाओं को जब हम एक दूसरे के माध्यम से, संचार के माध्यम से पहुंचाते हैं, संप्रेषण करते हैं तो उसे हम संचार क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर क्या है? उत्तर है एक ही बॉक्स के अंदर कैथोड रे ट्यूब, पिक्चर ट्यूब और माइक्रो प्रोसेसर चिपों को लगाकर एवं टाइपराइटर के समान कीबोर्ड लगाकर बनाए गए टेलीविज़न के आकार के बराबर कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता 1,00,000 अनुदेशन प्रति सेकंड 100 के IPPC के बराबर होती है। माइक्रो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: गृह कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, मोड, शीर्ष कंप्यूटर और शब्द प्रक्रम। अगला प्रश्न है आपके सामने, मिनी कंप्यूटर क्या है? चूंकि मिनी कंप्यूटर का आकार एक छोटी अलमारी के बराबर होती है इसलिए इन्हें मिनी कंप्यूटर कहा जाने लगा है। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक शीघ्रता से कार्य करता है। इसके द्वारा 5 लाख से 50 लाख अनुदेश प्रति सेकंड प्रतिपादित किया जा सकते हैं। इनकी डाटा हस्तांतरण दर 40 लाख बाइट प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है सुपर मिनी कंप्यूटर क्या है? उत्तर है उन मिनी कंप्यूटर जिसमें चिप की 80,386 का प्रयोग कर अति शक्तिशाली बना दिया जाता है। सुपर मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। अधिक विकसित चिपों ने यह संभव कर दिखाया है कि एक छोटे से कैबिनेट साइज के कंप्यूटर में 5 लाख अनुदेश प्रति सेकंड की क्षिप्रता और 80 मेगाबाइट की मुख्य मेमोरी समाहित हो। ऐसे मिनी कंप्यूटर में जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर के बराबर प्रोसेसिंग पावर हो सुपर मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।